मेरा नाम शालिनी खन्ना है और मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया के सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। इस वक्त स्किल काउंसिल फॉर पीडब्ल्यूडीज की चेयरपर्सन भी हूँ करंट। मैम, डिस्कवरिंग हैंड्स यानी हाथ जो ढूंढ निकाले, हम इसके ऊपर एक स्टोरी कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई? हमें 2017 में जर्मनी से एक इनवाइट आया था डॉक्टर फ्रैंक हॉफमैन की तरफ से कि हम इस प्रैक्टिस को इंडिया में लेकर आएं। डॉक्टर फ्रैंक हॉफमैन डिस्कवरिंग हैंड्स के फादर मानते हैं हम, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, इनोवेट किया। और उन्हें ये मालूम चला, आई एम श्योर रिसर्चर्स से, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लाइंड वुमेन है वर्ल्ड में और सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की डेथ्स भी इंडिया में है। सो ही फेल्ट दिस वाज अ परफेक्ट फिट फॉर द प्रोजेक्ट बिकॉज हमारे पास उतनी उपलब्धि भी है ब्लाइंड वुमेन की, और जितना हम रोक सकें ब्रेस्ट कैंसर के प्रभाव को उतना अच्छा है। क्या आपकी जहन में आया या क्या मूव किया आपको कि इसकी ज़रूरत आपको इंडिया में महसूस हुई? मुझे भी मालूम था ब्रेस्ट कैंसर किसकी फैमिली में नहीं है। यदि हम अपने आसपास 2 घरों में भी बात करेंगे तो एक में ज़रूर कहीं ना कहीं आपको ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंट पता लग जाएगा, और उससे होती हुई डेथ्स भी हमारे आसपास काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। तो जब मुझे सबसे पहले ये मालूम चला कि ब्लाइंड वुमेन अपनी टैक्टाइल सेंस से, अपने छूने की क्षमता से ब्रेस्ट कैंसर को ढूंढ निकाल सकती हैं, तो मुझे अचरज नहीं हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने फाइनली ब्लाइंडनेस की एक यूएसपी को ढूंढ निकाला है कि नजर नहीं आता है पर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि उससे पहले टॉकिंग हैंड्स का मॉडल हमारे पास था जापान से इंडिया में, जहां वो आपकी नर्व्स में ब्लॉकेजेस ढूंढ निकालते हैं क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता। वो अपनी टैक्टाइल सेंस से नर्व्स की ब्लॉकेजेस ढूंढ के आपकी पेन्स और आपकी प्रॉब्लम्स को प्रेशर्स से ठीक करते हैं। सो दिस वॉज वेरी बिलीवेबल फॉर मी, एंड उन्हें शायद पूरी तरह विश्वास ना हुआ हो कि इंडिया में बिना साइंस बैकग्राउंड के ब्लाइंड वुमेन कैसे इसको पढ़ेंगी और आगे काम करेंगी। बट आई थिंक क्वाइट श्योर आवर गर्ल्स आर प्रीटी इंटेलिजेंट। एमटीज यानी मेडिकल टैक्टाइल एग्जामिनर, वो क्या क्रूशियल बनाता है वो चीज़ों को जिसके तहत जो है वो कैंसर को या ब्रेस्ट कैंसर को वो डिटेक्ट कर पाते हैं? उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ है, खूबी है? टैक्टाइल सेंस, अगर आपने कभी ब्रेल पढ़ा है तो ब्रेल एक बहुत ही माइन्यूट डॉट है। इट इज़ लाइक मिलीमीटर का डॉट है जिसको छू के पढ़ने की क्षमता ब्लाइंड वुमेन में बहुत बचपन से आने लगती है, क्योंकि उनके पढ़ने की शैली वही है। और अगर वो इतना छोटा डॉट छू के ढूंढ निकाल सकती है तो डेफिनेटली एक 0.5 सेंटीमीटर का लंप, जो हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, इतना छोटा सा लंप, उसको ढूंढ के 0.5 सेंटीमीटर दिस इज, एंड इसको ढूंढ के निकालना उसके लिए उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ब्रेस्ट के लंप जो हैं वो स्किन की तीसरी लेयर में होते हैं, तो उसको प्रेशर डालना भी सीखना था, और प्रेशर डाल के फिर वो उसको छू के महसूस करके ढूंढ निकाल सकती है। दैट इज वाई उसकी टैक्टाइल सेंस हाइटन्ड होती है एक ब्लाइंड महिला की या ब्लाइंड मैन की। और बहुत छोटी भी, जैसे यदि आप टेबल साफ करके हटे हैं तो जब एक ब्लाइंड लड़की हाथ लगाती है ना तो उसको जरा सी डस्ट भी फील होती है। आप खुद भी जब आंख बंद करके महसूस करेंगे तो आपको छू के जो गंदगी महसूस हो सकती है वो शायद नजर से महसूस नहीं होती। तो बहुत सारे ऐसे कण हैं, ऐसी बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जो छू के महसूस ज्यादा होती हैं, और ब्लाइंडनेस की वजह से वो फोकस ज्यादा हाइटेंड होता है छूने का। तो अगर वो कोई लंप मिल गया या कोई ट्यूमर मिल गया या कोई सिस्ट मिल गया, तो एमटीज को जो चेकअप कर रही हैं ब्लाइंड वुमेन, तो क्या वहीं पर वो उसको कैंसर माना जा सकता है या फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। हमारे शरीर में बहुत तरह की सिस्ट्स फॉर्म हो जाती हैं, और वो सबकी सब तो ऑफ कोर्स मैलिग्नेंट नहीं होती हैं, थैंकफुली। तो ये ब्लाइंड वुमेन जिनको हम एमटीज कहते हैं, मेडिकल टैक्टाइल एग्जामिनर, वो हर एक सेंटीमीटर ब्रेस्ट में छूकर देख रही होती हैं कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो ज़रा सी भी एबनॉर्मेलिटी अगर उनको महसूस होती है तो वो डॉक्टर को बताती हैं, और
फिर डॉक्टर उनको आगे जो पेशेंट हैं उनको अल्ट्रासाउंड या फर्दर चेकअप के लिए बताते हैं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज हो जाता है, तब तक पता लग जाता है आपको कि किस जोन में है, तो उसको ढूंढ निकालना बहुत आसान हो जाता है। और फिर अल्ट्रासाउंड से वो आगे मालूम चलता है डॉक्टर्स को कि वो मैलिग्नेंट है कि नहीं है। जो एबनॉर्मेलिटी की आप बात कर रहे हैं, ये एबनॉर्मेलिटीज किस तरीके की होती हैं? बहुत तरह की हो सकती हैं। छोटा सा लंप हो सकता है, गठी हुई सिस्ट हो सकती है, नरम सी सिस्ट हो सकती है, या उसमें पस हो सकती है। बहुत तरह की सिस्ट होती हैं। आप जब एमटी के साथ बैठेंगे तो वो आपको बहुत तरह के लम्प्स दिखाएंगी जो वो ढूंढ निकालती हैं, गोल दाने के जैसे, मोटे पत्थर के जैसे, चपटे पत्थर के जैसे। तो इट डिपेंड्स कि कैंसर कितना नया और कितना पुराना हो रहा है, या वो सिस्ट कितनी नई या कितनी पुरानी है। एक एमटी अगर कोर्स करना है आपका, जो आप ऑफर कर रहे हो, सॉरी, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो क्या क्या होना चाहिए, बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए? जनरली हम ढूंढते हैं कि 12th प्लस किया हो लड़की ने, और ब्लाइंडनेस, अगर टोटल ब्लाइंडनेस है तो इनफैक्ट एडवांटेज है उस लड़की को, बिकॉज उसका जो टैक्टाइल सेंस है वो और शार्पन्ड होता है। पार्शली साइटेड भी आ सकती हैं, बशर्ते कि उनका टैक्टाइल सेंस अच्छा है, उनके छूने की क्षमता अच्छी है, तेज है। और हम 5 दिन का एक असेसमेंट करते हैं कोर्स में लड़कियों को लेने से पहले। उस 5 दिन के असेसमेंट में हम देखते हैं कि उनको विज्ञान को ग्रास्प करने की कितनी क्षमता है, क्योंकि हमारे देश में अभी ब्लाइंड छात्राओं को 8वीं के बाद साइंस उपलब्ध नहीं है। तो वो हमें दोबारा से शार्पन करनी है उसकी जो साइंटिफिक नॉलेज है। उसके लिए हम देखते हैं कि उसका आईक्यू कैसा है, उसकी विलिंगनेस कितनी है, एक महिला का बैर शरीर छूने के लिए कितनी विलिंगनेस है, कितनी मैच्योरिटी है, बिकॉज शरीर के साथ छूने के साथ कंफर्ट भी बहुत ज़रूरी है। और मेडिकल टर्मिनोलॉजीज और मेडिकल साइंस को याद कर पाने की क्षमता, उसकी मेमोरी रिटेंशन कितनी अच्छी है, टैक्टाइल टेप्स को महसूस करने की क्षमता कैसी है, और उसको छूकर अंडरस्टैंडिंग कितनी है, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं मालूम है कि एक सर्जन के अलावा कौन पढ़ रहा है मेडिकल फील्ड में ब्रेस्ट को 6 महीने, और फिर उसके अंदर कैंसर्स कितनी तरह के हैं, कैंसर्स को की आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं प्रैक्टिकली। आप वो भी कैमरे में कैच कर सकते हैं ट्रेनिंग यूनिट में कि किस तरह से उन्हें एक मोटी मैट के नीचे लम्प्स अलग अलग तरह के लगा के, और उन्हें उसे प्रेस करके छू कर आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं कि आपको कितना प्रेशर देके उसे छूना है और कैसे समझ आना है। वो सब भी सिखाते हैं। एक पेशेंट से बात करना कैसे करना है, कितना कंफर्ट देना है पेशेंट को, पेशेंट की हिस्ट्री लेना उन्हें सिखाया जाता है। बैठ के बहुत डिटेल हिस्ट्री लेते हैं वो हर पेशेंट, मतलब हम उसे पेशेंट ही कहते हैं जो भी चेकअप के लिए आ रहा है, क्लाइंट कह लीजिए, उससे उसके बारे में जानना। और जब आप उनको इंटीमेट चेकअप दे रहे हैं इतना, कैसे उन्हें कंफर्टेबल करना है अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में कंफर्टेबल करना है। डॉक्टर्स से बातचीत, एक हॉस्पिटल के अंदर के बिहेवियर्स, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स के साथ ही काम कर सकते हैं, तो वो पूरे एक फील्ड की जानकारी और उसका कंफर्ट लेवल सिखाया जाता है। तो बहुत एक्सपर्ट ट्रेनर्स ही सिर्फ कोर्स सिखा सकते हैं। कितने लोगों को अब तक ट्रेन कर चुके हैं? 6-7 गर्ल्स एमटीज तो करीबन 20-22 ट्रेन हो चुकी हैं, और जो ट्रेनर्स हैं वो करीबन 6 ट्रेनर्स ट्रेन हो चुके हैं। मास्टर ट्रेनर एक है इंडिया में जो बाकी ट्रेनर्स को ट्रेन करती हैं। ट्रेनर्स का कोर्स ही 40 दिन का है। ट्रेनर्स को ही ट्रेन होने के लिए 40 डेज चाहिए, और उसके बाद एज आई सेड एमटीज को ट्रेन होने के लिए 9 मंथ्स चाहिए। उसके बीच में उन्हें मोबिलिटी ट्रेनिंग, इंग्लिश की ट्रेनिंग, ये सब भी देना जरूरी है काम करने के लिए। 22 एमटीज आप बताए हैं जिनको आप ट्रेन कर चुकी हैं, तो ये 22 एमटीज जो हैं वो अब कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं अभी, और जो है वो किस तरीके से अपनी सीमाएं दे रहे हैं? जो एमटीज हैं वो इस वक्त गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में है,
सीके बिरला पंजाबी बाग में काम करते हैं, साइट केयर बेंगलोर में काम करते हैं, अपोलो में अभी लेने लगे हैं, और टाटा के हॉस्पिटल्स ले रहे हैं कंट्री वाइड। फिलहाल आपको बनारस में भी नज़र आएंगी लड़कियां, और हमारी कोशिश है कि अगले साल के अंत तक आपको इस देश के कम से कम 10 से 12 राज्यों में हमारी लड़कियां नजर आएंगी। अभी तक ब्रेस्ट कैंसर का जो तरीका था मापने का, जांचने का, मैमोग्राफी जिसमें रेडिएशन का भी एक एस्पेक्ट होता है जी, वो माना जाता था, उसी से कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन की पहचान होती थी। तो क्या एमटीईज को मैमोग्राफी का एक विकल्प, एक ऑल्टरनेट माना जा सकता है? नहीं, विकल्प बिल्कुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये अर्ली डिटेक्शन के एक बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं एमटीईज। क्या होता है कि मैमोग्राफी तक कोई भी महिला 45 या 50 वर्ष की आयु के बाद ही पहुंचती हैं, क्योंकि वही परमिशंस हैं वर्ल्ड वाइड। और अपने आप अगर आप वॉक इन करके चेकअप कराना चाह रहे हैं तो मैमोग्राफी मुहैया नहीं होती है इस उम्र से पहले। लेकिन एमटीई का चेकअप तो एक लड़की 15 साल 16 साल की उम्र से, जब से वो ब्रेस्ट डेवलप कर ले तब से करा सकती है। हमारी फैमिली में अगर हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो जितनी जल्दी हम चेकअप रेगुलर शुरू कराएं उतनी जल्दी हमें अर्ली डिटेक्शन मिल जाती है। और जितना अर्ली आप डिटेक्ट कर लें कैंसर को, फर्स्ट स्टेज में ही अगर ब्रेस्ट कैंसर पकड़ में आ जाता है तो वो बहुत पूरी तरह क्योरेबल है, 100% ट्रीटेबल है। हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर की डेथ्स होती हैं क्योंकि वो लेट डिटेक्ट होता है। सबसे ज्यादा यही एक रीजन है, सब डॉक्टर्स कहते हैं। लेट क्यों डिटेक्ट होता है? एक कि मुझे खुद को महसूस जब तक हो तब तक वो लेट हो जाता है। मैंने आपको बताया शुरुआत होती है स्किन की इनर मोस्ट लेयर से, थर्ड लेयर से, जिसको मैं बिल्कुल महसूस नहीं कर पाती हूँ अपने आप चेकअप में। और मैमोग्राफी तक पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो सकता है। जब तक वो मुझे महसूस हो, मैं डॉक्टर के पास जाऊं और वो मुझे लिख के दें कि मैमोग्राफी के चेकअप के लिए जाइए, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। यदि आप एक अर्ली एज से 30 की उम्र से 25 की उम्र से आप रेगुलर एक वंस इन अ ईयर जरूर चेकअप ले लें एमटीई से, तो ना तो कोई रेज है, ना कोई मशीन है, ना कोई डिस्कम्फर्ट है। आपने केवल किसी के हाथ से अपने आप को चेक कराना है। एक फायदा कि वो कोई सेंटीमीटर छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो डोकोज इस्तेमाल करके 4 जोन्स में आपके ब्रेस्ट को बांटती है। सिर्फ एक टेप है, मेडिकेटेड टेप लगाती हैं, और उसके जरिए नाप के वो हर एक सेंटीमीटर को छू कर समझती है कि कुछ है तो नहीं अंदर। तो जितना भी अर्ली स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, एमटीईज के साथ वो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब तक डिस्कवरिंग हैंड यानी आपके प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो कितने डिटेक्शन आप लोग कर चुके हैं अब तक, और कितने पेशेंट्स आपके पास आए हैं, कितना आपने डिटेक्शन किया है, और वो वापस आगे चल करके वो वाकई में कैंसर में जो है वो जब डॉक्टर्स की सलाह के बाद वो कैंसर में तब्दील हुए हैं? जी, अस्पतालों के अलावा हम बहुत सारा रूरल और स्लम्स में भी जाकर कम्युनिटी चेकअप्स करते हैं। कुल मिला के अभी तक 5400 के करीब हमने हमारी लड़कियों ने चेकअप्स कर लिए हैं, और उसमें से करीबन 11-1200 एबनॉर्मेलिटीज रिपोर्ट की हैं डॉक्टर्स को। एक बार जब केसेस डॉक्टर को रिपोर्ट हो जाते हैं तो वो मैलिग्नेंट हैं कि नहीं, डॉक्टर्स कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत शेयर नहीं करते हैं। जो हमें पता है, पक्का है, करीबन 150 से 200 केसेस मैलिग्नेंट थे, लेकिन वो उससे डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं, क्योंकि एज आई सेड, एक बार वो डॉक्टर उन्हें मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड पे डालें तो फिर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते। सो वी डोंट नो दैट नंबर। कितनी उम्मीद है आपको अपने इस प्रोग्राम से, और कितना जरूरी है ये प्रोग्राम? बहुत सारी उम्मीदें मुझे ही नहीं, आई थिंक देश के डॉक्टर्स को भी हैं। जितने ब्रेस्ट सर्जन्स के साथ ये ब्लाइंड गर्ल्स या एमटीईज काम करती हैं, उन्हें बहुत सारी सेटिस्फैक्शन है, वो चाहे टाटा हो, चाहे सीके बिरला हो, चाहे मेदांता हो। और डॉक्टर्स को अब ये भी महसूस होता है बहुत बार कि डबल चेकअप की भी ज़रूरत नहीं होती, कि अगर वो ब्लाइंड लड़की छू के बता रही है तो उससे ज़्यादा महीन चेकअप कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है ये एक पैराडाइम शिफ्ट है हर ब्लाइंड महिला के लिए दुनिया में। भारत में तो मिलियंस की तादाद में है ब्लाइंड गर्ल्स, और आज तक उनकी जो इमेज है वो हमेशा सर्विस लेने की है, चैरिटी लेने की है, सर्विस लेने की है। ये एक ऐसा काम है
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे उसकी इमेज का एक टेबल टर्न है, वो सर्विस देने पे आ रही है और जान बचाने तक की सर्विस है ये, कि अगर अर्ली डिटेक्शन करती है तो जान बचने के पूरे चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का एडवांटेज नहीं हो सकता। ये डाइवर्सिटी अपने हॉस्पिटल में जब आप लाते हैं तो ना केवल आप पेशेंट्स तक पहुंचते हैं एक बेहतर तरीके से, पेशेंट्स को कंफर्ट है कि ये लड़की कोई तरह का नुकसान नहीं देगी आपको। पूरे अस्पताल में जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी सेंसिटाइजेशन निहित है, जरूर समझ आ जाएगा कि बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में, पता नहीं कब कौन काम आ जाए और किसकी कौन सी क्षमता काम आए, और डिसेबिलिटी को पूरी तरह डिनाई कर देता है ये काम। इट बिकम्स अ टोटल स्पेशल एबिलिटी। यदि वो ब्लाइंड नहीं होती तो उसकी टैक्टाइल सेंस मुझसे आपसे बेहतर नहीं होती। 2017 में आपका प्रोग्राम शुरू हुआ था, 6 साल अब तक हो चुके हैं, तो फिर और चूंकि आप इस तरीके की प्रोग्राम चला रहे हो, इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हो, लेकिन वो क्या रुकावटें हैं आपके हिसाब से कि 6 साल में भी अभी तक सिर्फ 22 MTs जो है वो आप यहाँ से निकल पाएंगे? बहुत महंगा कोर्स है, एक लड़की पे हमें 2.5 लाख रुपए खर्चने पड़ते हैं। कोई ब्लाइंड लड़की के ऊपर कोई अभिभावक इतने पैसे खर्चने को तैयार नहीं है, और डिसेबिलिटी ज़्यादातर पुअर होम्स से आती है, गरीब घरों से आती है। तो किसी भी लड़की के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ये कोर्स कर पाएँ और इतना देर रुक पाएँ उसकी जॉब के लिए। तो हमें वो फंड कलेक्ट करना पड़ता है हर एक लड़की को ट्रेन करने के लिए। और दूसरी बात, डॉक्टर्स की अवेयरनेस कि क्या डॉक्टर्स तैयार हैं हर लड़की को काम देने के लिए, क्योंकि जितना वो काम देंगे उतना लड़कियां बढ़ेंगी, आगे आएंगी कि मुझे ये काम सीखना है। अब हम कुछ डॉक्टर्स से तो हम बहुत ही खुश हैं कि उन्होंने ये आगे कदम बढ़ाया, पर मुझे लगता है ये पूरे दरिया में सिर्फ एक बूंद है। बहुत सारे डॉक्टर्स अगर आगे आते हैं तो ये पूरा ही सिनेरियो बदल जाएगा और वो ब्लाइंडनेस उनके लिए ब्लाइंडनेस रहेगी नहीं। तीसरी जो एक मेजरली इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि ये कोर्स लंबा है और बहुत सारी ब्लाइंड लड़कियां, एज आई सेड, अभी उन्हें आदत नहीं है इतने लंबे कोर्सेज करने की। उनकी कोशिश होती है कि छोटा कोर्स करके ही काम पे लगें, पैसे कमाएं। तो इतनी देर रुकने और इंतज़ार करने की अभी पेशेंस डेवलप हो रही है, पर आते हुए सालों में हमें ज़्यादा लड़कियां अब मिल रही हैं, ज़्यादा विलिंगनेस है लड़कियों में आगे आकर ये कोर्स करने की। डॉक्टरों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आता है? क्या उनकी तरफ से भी कोई रिजर्वेशन वगैरह है? बिल्कुल, अभी तक बहुत थी। इस साल में जब वो रिसर्च छपी है इंडिया में जर्नल में, लंदन के जर्नल में, तो इंडिया की रिसर्च छपी है, उसके बाद से हमें ज़्यादा ओपननेस महसूस हुई है। टाटा के इस प्रोजेक्ट को यस कहने के बाद, वो अप्रूव करने के बाद, वो रेडीनेस हमें ज़्यादा नज़र आई है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि हमारे मेडिकल डॉक्टर्स अभी भी डरते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो उनसे हमारी अपील ज़रूर है आपके ज़रिए कि वो ट्राई करके देखें, बिकॉज़ अगर टाटा जैसा एक बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट ये मान सकता है कि उनके डॉक्टर्स से बेहतर छूने की क्षमता रखती हैं ब्लाइंड गर्ल्स और ज़्यादा कैंसर्स ढूंढ के निकालती हैं, तो कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। आपने बात करी 2.5 लाख रुपए की और बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है चूंकि इस पे इस ट्रेनिंग को करने के लिए, तो फिर ऐसे में सरकार की तरफ से कोई उम्मीद आपको, या फिर सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपकी बातचीत हुई, या सरकार की तरफ से किसी ने आपको अप्रोच किया क्योंकि 6 साल से आप ये करा रहे हो? सरकार नहीं, बट स्किल काउंसिल ने अब आगे बढ़े हैं और वो चाहते हैं कि हम इस कोर्स को स्किल काउंसिल के साथ सर्टिफाई कराएं इंडिया में, और एक बार ये सर्टिफाई हो जाता है तो स्किल काउंसिल फिर हमारी मदद करेगा कि वो फंडिंग ढूंढ के लाएं और हमें और लड़कियां और राज्यों में भी ट्रेन करने में मदद करें। अभी ये केवल दिल्ली और बैंगलोर में उपलब्ध है कोर्स। आपको उम्मीद सरकार से ये क्या सब्सिडी मिले या कुछ इस तरीके की? जी, मुझे लगता है कि एक बार जब टाटा के जरिए और सारे, मैं ऐसे ही पूछ लूं, उम्मीद ना करके मैं अपील कहूं कि आप सरकार से अगर अपील करना चाहें इस अपने कोर्स को लेकर के, तो क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूंगी कि पहले तो आप इस MTE चेक को सरकार के साथ मनोनीत करें ताकि हर सरकारी अस्पताल और हर प्राइवेट हॉस्पिटल इसको मानने लगे, एक्सेप्ट करे।
और जैसे ही वो मानने लगेंगे आई एम श्योर, और फंडर्स सामने आएंगे और सरकार भी इस कोर्स को ब्लाइंड लड़कियों को फंड करने के लिए ज़रूर सोचे, बिकॉज इससे ज़्यादा एम्पावरिंग एक्सरसाइज एक डिसेबल्ड वुमन के लिए कोई नहीं हो सकती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मैम, फ्रैंक हॉफमैन की हमने शुरुआत में बात करी थी, अगर वो आप किस्सा सुना दें कि आखिर फ्रैंक हॉफमैन के जहन में ये बात जो है वो किस तरीके से आई कि हम सिर्फ छू कर या हम हाईली सेंसरी स्किल के जरिए जो है वो हम ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली डिटेक्शन की जांच कर सकते हैं। डॉक्टर फ्रैंक हॉफमैन एक गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन है जर्मनी में, बर्लिन और डुसेलडोर्फ में उनके ये क्लिनिक्स थे पहले। डुसेलडोर्फ में खुद रहते हैं और उनके पास महिलाएं आती थी ऑफ कोर्स अपनी प्रॉब्लम्स लेके। तो क्योंकि कैंसर के लिए मैमोग्राफी का चेक केवल 50 साल की आयु के बाद ही हो सकता है यूरोप में, तो बहुत सारी यंग वुमेन को जब कैंसर निकलने लगा तो आज से 10-12 साल पहले डॉक्टर फ्रैंक हॉफमैन के पास ये महिलाएं आने लगीं कि हमारा क्या, हम जो यंग वुमेन हैं जिनके लिए मैमोग्राफी अवेलेबल नहीं है, हम कैसे चेकअप करा के अपने आप को श्योर करें कि अंदर कैंसर नहीं है, और ये बहुत डराने वाली बात है अगर मेरी फैमिली में भी हिस्ट्री है। तो डॉक्टर हॉफमैन ने ये सोचा कि जब हम सबको सिखाते रहते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट चेक रेगुलरली करिए, तो फिर क्यों नहीं कर रही हैं महिलाएं और कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे याद है वो बताया करते हैं कि मैं नहा रहा था और मैंने सोचा मैं खुद का चेकअप करके देखूं, क्यों नहीं ये इतना फ्रीक्वेंटली करती हैं महिलाएं। तो जब वो खुद का चेकअप करने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि जब भी आप खुद को छूने लगते हैं और एक फोकस्ड चेकअप कर रहे हैं अपने आप को छू के, तो आपकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने अंदर गहन एक मनन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे मुझे कुछ महसूस हो रहा है। और उन्हें लगा कि हम अपनी आंखें बहुत जल्दी खोल लेते हैं, फोकस खो देते हैं और बहुत माइन्यूट चेकअप नहीं कर पाते खुद का, हमें नहीं समझ आता हम क्या ढूंढें। तो उन्हें लगा कि जिनकी आंखें बाय डिफ़ॉल्ट बंद हैं उनके लिए ये फोकस शायद ज़्यादा इजी है, और उन्होंने फिर एक ब्लाइंड स्कूल को जाकर कांटेक्ट किया और बर्लिन में, और उनको पूछा कि क्या आप कुछ ब्लाइंड गर्ल्स देंगी जिनको मैं ये सिखा सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे उन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया कि कैसे ब्लाइंड लड़कियाँ इतने फूल प्रूफ तरीके से किसी भी चेकअप को कर सकती हैं। और उनकी रिसर्चेस में भी निकला और हमारी रिसर्च में भी निकला कि हमने 1348 चेकअप्स किए, सैम्पल साइज बहुत बड़ा है, जिसमें से 1% एरर आया है ब्लाइंड वुमेन के चेकअप में। तो इट इज़ प्रूवन दैट इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, इट्स एंड डिनाइज डिसेबिलिटी टोटली। थैंक यू सो मच मैम हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू, आपका शुक्रिया।